कक्षा बीए तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रकरण मुक्तिबोध का व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा बबूल कविता की सप्रसंग व्याख्याएं। और इसके जो रचनाकार है, बबूल कविता है, उसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। तो आज हम प्रयोगवाद के जो प्रमुख कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे और यदि समय रहेगा तो उनकी बबूल नामक जो कविता है उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो कृपया करके बीए तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष की जो छात्राएं हैं वो प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और वीडियो को अच्छी तरह से इसका विवेचन विश्लेषण करें। उसके उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, और ये जो पाठ्यक्रम है वो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। पुस्तक का नाम है आधुनिक हिंदी कविता। तो इसमें संकलित जो अध्याय है, 7वां अध्याय है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी 3 कविताएं हैं इस पुस्तक में संकलित। बबूल, उन्हें युद्ध की ही करने दो बात, और तीसरी है जंजन का चेहरा एक। इन तीनों कविताओं की हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे बारी बारी से। तो पहले हम मुक्तिबोध जी का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। मुक्तिबोध का जन्म और इनकी मृत्यु, हालांकि ये अल्प समय तक ही हिंदी काव्य में मौजूद रहे थे। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म एक थानेदार के घर में सन 1917 ईस्वी में हुआ था। ये स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे तथा अपने मित्र शांताराम के साथ रात को घुमक्कड़ी कर उन्होंने जीवन के हर रूप को अंतरंगता के साथ समझा। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक की मूल कल्पना मुक्तिबोध ने ही उज्जैन तथा सुजालपुर में की थी। उज्जैन में ही उन्होंने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की नींव डाली। मुक्तिबोध का व्यक्तित्व अंतर्मुखी था तथा उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य का गहन अध्ययन किया था। दोनों ही साहित्यों का इन्होंने विवेचन विश्लेषण किया था। मार्क्सवादी चिंतन धारा का उन पर गहरा प्रभाव था। मार्क्सवाद, जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, उससे ये प्रेरित और प्रभावित हुए थे। इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उन पर साम्यवाद का या कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का, चाहे वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, उसका इनके काव्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। मुक्तिबोध का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी था तथा वे अध्यापक, पत्रकार, विचारक, कवि, कथाकार, समीक्षक आदि रूपों में समादृत हुए। तार सप्तक के बाद हिंदी कविता की जो विशिष्ट धारा प्रारंभ हुई, उसमें मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व सबसे भिन्न है। उनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है। इनका जो
अनुभव है वो काफ़ी विस्तृत था, व्यापक था। रूमानी संवेदना तथा भाषा से मुक्त होकर मुक्तिबोध अपने परिवेश के जीवन से गहन भाव से जुड़ते हैं। उनकी प्रगतिवादी दृष्टि उनके परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन तथा अनुभव वैशिष्ट को और बल देती है। जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही है। उनकी कविता की सबसे बड़ी शक्ति है लोक परिवेश से गहरी संपृक्ति, जुड़ाव तथा जनजीवन में अगाध विश्वास। मुक्तिबोध, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता की जो विविध काव्य धाराएँ प्रभावित हुई थी आधुनिक हिंदी साहित्य में, तो ये तीनों ही धाराओं में बराबर सक्रिय रहे थे। प्रगतिवाद में अपना योगदान दिया था, प्रयोगवाद में अपना योगदान दिया था और नई कविता के अग्रदूत बनकर उभरे हैं। अंतर्मुखी होने के कारण तथा जीवन की विषमताओं की मार के कारण मुक्तिबोध का व्यक्तित्व बहुत जटिल हो गया, जिसका प्रभाव उनकी कविता पर भी पड़ा। वे शिल्प के प्रति बेहद सजग हैं तथा अपनी कविता में संश्लिष्ट बिंब विधान की योजना पर बल देते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी कविता भी दुरूह होने लगती है। फैंटेसी उनके शिल्प विधान का प्रमुख अंग है। फैंटेसी, जिसको रम्य कल्पना भी कहते हैं, तो इनका जो शिल्प विधान है उसका ये प्रमुख अंग है, जिसके माध्यम से वे आधुनिक जीवन की जटिलताओं की रहस्यमयी अभिव्यक्ति करते हैं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस जैसी कविताएं इसका प्रमाण हैं। फैंटेसी का प्रयोग मुक्तिबोध जी ने अपनी अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस जैसी प्रसिद्ध धीर कविता है उनमें इसका प्रयोग किया है। मुक्तिबोध एक विशिष्ट विचारक थे। आलोचना के क्षेत्र में मुक्तिबोध की स्थापनाएं अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी कहानियाँ उनकी कविताओं के भाव से ही प्रतीत होती हैं। उनकी अनुभूति केवल व्यक्तिगत संवेदन के स्तर की नहीं है, बल्कि अपने परिवेश से गहरे जुड़ी है और अनेक आवर्तों में लिपटी है। उनका देहावसान 1964 में हुआ, तभी उनका पहला काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है प्रकाशित हुआ। बाद में भूरी भूरी खाक धूल संग्रह भी प्रकाशित हुआ। मुक्तिबोध का समस्त रचना साहित्य मुक्तिबोध रचनावली के 6 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब हम संक्षिप्त में जानकारी जो हमारे पाठ्यक्रम में या हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता में जो कविताएं संकलित है उनका केवल परिचय मात्र हम प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत संकलन में मुक्तिबोध की 3 कविताएं संकलित है। बबूल कविता में वे एक कांटेदार वृक्ष के सौंदर्य का चित्रण करते हैं। वे बबूल को साधारण जन का प्रतीक मानकर उसके महत्व का प्रतिपादन करते हैं। यह बबूल की जीवनी शक्ति है कि वह विपरीत मौसम में भी फलता फूलता रहता है। उसी तरह जो सर्वहारा है वह भी विपरीत स्थितियों में भी संघर्ष करता रहता है। और इनकी दूसरी कविता है उन्हें युद्ध की ही करने दो बात। कविता में मुक्तिबोध शांति स्थापना की बात करते हैं। वे संकेत करते हैं कि संसार में बहुत से देश ऐसे हैं जो युद्ध लोलुप हैं, पर हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। विश्व में शांति स्थापना का प्रयास करना चाहिए। और जो तीसरी कविता है जन जन का चेहरा, एक कविता मानव जाति की एकता और समानता के मूल्य को स्थापित करती हुई मानव प्रेम का संदेश
देती है। तो ये 3 कविताएं हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में या हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता है उसमें संकलित है। अब हम आगे मुक्तिबोध की बबूल नामक जो कविता है उसकी हम सहप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो पहला हम जो पद है उसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद में बारी बारी से प्रस्तुत पदों की सहप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। पहला पद है, बबूल शीर्षक कविता है, उसका पहला पद। वह बबूल भी दुबला धूल भरा, अप्रिय सा सहज उपेक्षित, श्याम वक्र अस्तित्व लिए वह रंक तिरस्कृत, अपमानों को मौन झेलता चिर अपमानित, पथ के एक और चुपचाप खड़ा है, फटे हाल जीवन की नंगी कठिन दीनता, साजो वर्जित वह बबूल है, वृक्षों के अभिजात वर्ग की आँखों में वह सदा बहिष्कृत, चिर निर्वासित पर बसंत के अनियंत्रित, समीर के झोंके उसको छू ही लेते हैं, वे नग्न सुदामा बेबस क्या करें। तो ये प्रस्तुत जो पद्यांश है, अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के जो 4 सोपान हैं वो है संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। इसके आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की या पद्यावतरण की हम समीक्षा करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1 संदर्भ देखते हैं। पहले प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित बबूल शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। मुक्तिबोध आधुनिक हिंदी जो कविता है उसके 3 जो सोपान थे, 3 चरण थे, जिनमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन तीनों मतलब क्या है, युगों में ये सक्रिय रहे थे, छाए रहे थे। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान है, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने निम्न वर्गीय शोषित लोगों की व्यथाओं का चित्रण प्रतीक रूप में बबूल के माध्यम से किया गया है। बबूल जो एक पेड़ है, एक प्रतीक रूप में बबूल को शोषित जो शोषक लोग हैं वो गरीबों को या जो सर्वहारा वर्ग है उसका किस प्रकार से मिसयूज़ करता है, उसका दुरुपयोग करता है, उनकी भावनाओं से किस तरह खेलता है, उसका इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा मार्मिक वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान है, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि इस विस्तृत वनस्पति जगत में बेचारा बबूल का वृक्ष एकदम उपेक्षित रहता है। पत्ते डालियां कम होने से वह दुबला पतला, धूल भरा और सभी को अप्रिय सा लगता है। यानी बबूल को कोई पसंद नहीं करता है। वह ऐसे गरीब काले क्रूप भिखारी की तरह है जो शरीर से टेढ़ा मेढ़ा होकर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अन्य वृक्षों की तरह उसे सम्मान नहीं मिलता है। इस कारण वह चिरकाल से अपमानों को झेलता आ रहा है।
लंबे समय से, और सदा मौन रहकर अपमान सह लेता है, क्योंकि उसे क्या है, अपमान सहन करने की आदत पड़ चुकी है। वह मार्ग के एक और गुने से चुपचाप खड़ा रहता है। बबूल के शरीर पर न तो फल फूल लगते हैं न अधिक पत्ते लगते हैं, इस कारण वह फटे हाल व्यक्ति की तरह अपने जीवन की कभी समाप्त न होने वाली दीनता को झेलता रहता है। हर समय क्या है, ये गरीबी में ही रहता है, गरीबी में ही जन्म लेता है और गरीबी में ही मर जाता है। इस प्रकार बहुत दलित पीड़ित प्रतीत होता है। आगे कवि कहता है कि वृक्षों की श्रेष्ठ जातियों में बबूल को निम्न जाति का माना जाता है, इस कारण वह श्रेष्ठ वृक्षों में नहीं गिना जाता है। वह तो चिरकाल से लंबे समय से श्रेष्ठ प्रजाति के वृक्षों के वर्ग द्वारा बहिष्कृत, निर्वासित, उपेक्षित रहा है, परंतु इतना होने पर भी वसंत काल की ताजगी देने वाली हवा उसे भरपूर मात्रा में मिलती है। हवा के झोंके उसके नग्न शरीर को छू ही लेते हैं, पर बेचारा क्या करे, वह तो गरीब सुदामा जैसा है जिस पर मित्र श्री कृष्ण की कृपा हो गई थी। बबूल पर भी बसंत की कृपा दृष्टि बनी रहती है। नहीं, बबूल जैसे वृक्ष को कौन पूछता है, तो ये इसका भावार्थ है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य, जो कि व्याख्या का चौथा सोपान है, उसको देखते हैं। बबूल को निम्न वर्ग का प्रतीक बताकर उसकी व्यवस्थाओं की मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत पद्यांश के अंदर की गई है। प्रस्तुत पद्यांश में वसंत पर श्री कृष्ण का तथा बबूल पर सुदामा का आरोप बहुत भावपूर्ण हुआ है, और प्रस्तुत पद्यांश में उपमा, परिकर, समासोक्ति के साथ मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम दूसरे पद्यांश को पढ़ते हैं। उसके सदा तुच्छ समझे जाने वाले उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में बसंत के बासंती रंग चमक चमक जाते हैं। बरवस उभर उभर उठती है अंतस्थल की छुपी लकीरें, आसमान के ताराओं की, सजल चांद की, लाल सूर्य की आकृतियों में घिरकर सब में छा जाने की उभर उभर उठती है अंतस्थल की छुपी लकीरें। उसके तुच्छ उपेक्षित अंतर में अथाह रस का जो सागर, जाने क्यों सुदूर के रवि के आकुल एक परस के द्वारा यों सचेत होकर अपने से दूर दिशाएं चाह रहा है अपने उरांतर में ढकना। तो अब हम इस पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित मुक्तिबोध द्वारा रचित बबूल नामक शीर्षक कविता है, उससे उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं, जो कि व्याख्या का दूसरा सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में गजानन माधव मुक्तिबोध ने प्रतीक रूप में या प्रतीकात्मक रूप में निम्न वर्गीय व्यक्ति की व्यवस्था, उसकी मजबूरी तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। अब हम तीसरा सोपान व्याख्या का, इसका भावार्थ, इसका सरल अर्थ देखते हैं।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि मुक्तिबोध बबूल को बहुत तुच्छ वृक्ष समझा जाता है। या कहते हैं कि मुक्तिबोध ने कहा है कि बबूल नामक जो वृक्ष है, पेड़ है, उसको लोग बहुत ही तुच्छ वृक्ष समझते हैं। फिर भी उसके गहन हृदय में व्यथा के कारण निकले गूढ़ आंसुओं में वसंत ऋतु के सौरभपूर्ण रंग रूपी भावों की वंदना हो ही जाती है। तब उसके हृदय में निहित कोमलतम भावनाएं रूपी लहरें बरबस बार बार व्यक्त होने लगती है। आकाश के तरल चमकीले तारों की, चंद्रमा की निर्मल ज्योत्सना की और सूर्य की लाल किरणों की चमक उस पर सदैव पड़ती है। भाव यह है कि प्रकृति की दृष्टि में बबूल का निम्न वर्गीय होना उपेक्षा योग्य नहीं है। इस बात को जानकर बबूल रूपी निम्न वर्गीय जन के हृदय में अनेक गुप्त मानवीय भाव व्यक्त हो जाते हैं। वस्तुतः चाहे बबूल पर फूल पत्ते नहीं रहते हैं या नहीं आते हैं, फिर भी उसके उपेक्षित हृदय भीतरी भाग में सागर का जीवनदायक अथाह रस भरा हुआ है। इसी कारण वह सैकड़ों मील दूर स्थित सूर्य की किरणों के स्पर्श मात्र से अपने अंगों या टहनियों को हरा भरा करना चाहता है। इस प्रकार वह स्वयं नग्न न रहकर भी अपने शरीर हृदय को दिशाओं रूपी अंचल से ढकने की चेष्टा करता है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान हमने इसका भावार्थ है वो पढ़ लिया है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान है, इसका कलात्मक सौंदर्य साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बबूल पर निम्न वर्गीय लोगों का आरोप किया गया है। इससे कवि ने निम्न वर्गीय जन की भावनाओं की व्यंजना करके बताया कि उसके हृदय में अनेक मानवीय भाव रहते हैं, लेकिन उपेक्षित जीवन के कारण वे व्यक्त नहीं हो पाते। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें कवि ने निम्न वर्गीय लोगों का या सर्वहारा वर्ग का जो हाल बेहाल है उसका बहुत ही बखूबी सुंदर चित्रण प्रस्तुत पद्यांश में किया है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, समासोक्ति, काव्यलिंगी अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की प्रतीकात्मकता प्रशस्त है, सराहनीय है और पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम तीसरा पद्यांश है उसको पढ़ते हैं। केवल क्षण भर वही बहिष्कृत अंतर चाह रहा है दुलारना सारी जगती को, सब धरती को क्षण भर, केवल क्षण भर दुलारने का सजल नैन चुम्बन का बे अधिकार मांगता है। निज नग्न डालियां हिला हिला कर देह कंटकित होकर मांग रही वरदान दिशा से कोमल आलिंगन का। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार प्रस्तुत पद्यांश की 100% व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा विरचित बबूल शीर्षक कविता से अवतरित है, लिया गया है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बबूल की लोगों द्वारा उपेक्षा करने तथा बबूल की अभिलाषा का, उसकी जो जिजीविषा है, उसकी जो आकांक्षा है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में कवि कर रहा है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि लोगों के द्वारा बबूल का वृक्ष उपेक्षित रहा है, उसकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं गई है। इस बात को वह अच्छी तरह समझता है। इस कारण वह बबूल क्षण भर के लिए सारे संसार को दुलराना प्यार करना चाहता है। वह समग्र धरती से सभी प्राणियों से केवल क्षण भर के लिए दुलराने का, अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से चुम्बन आलिंगन का अधिकार मांगता है। इसी कारण बबूल का वृक्ष अपनी डालियां हिला हिला कर अपने शरीर को रोमांचित होने से, रोंगटे रूपी कांटों से व्याप्त कर, अर्थात बहुत भावमग्न होकर प्रसन्नता से दूसरों का आलिंगन करने का वरदान मांग रहा है। भाव यह है कि बबूल की कटीली डालियों से सभी प्राणी दूर रहते हैं, कांटों से सभी डरते हैं। उसकी कटीली डालियों के संपर्क से दूर रहने के कारण मानव उसे व्यथा वेदना होती है। इसे वह स्वयं उपेक्षित और अपमानित मानता है। वस्तुतः वह तो सभी से मिलना चाहता है, सभी का आलिंगन प्यार चाहता है, लेकिन कोई उसे प्यार प्रदान नहीं करता है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रतीक रूप में उपेक्षित व्यक्ति की मनोदशा की व्यंजना की गई है। और प्रस्तुत पद्यांश में समासोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम चौथा पद्यांश पढ़ते हैं। अरे अचानक जो बबूल के रक्तहीन कंटक नख सूखे थे, अब नए रुधिर के आए, निग कोमलता में शरमाए और झेपती हुई पत्तियां छोटी छोटी सूखी डाली डालों पर गुपचुप जा आ बैठी। सूखा ओ खुरदरा तना बे काली डालें, जो मेहनत के धूल भरे कर काली टांगे अपनी इस बसंत श्री पर ही लज्जित, गूढ़ हृदय की चिर संपन्न भावना निति ही अवनत। त्यों बबूल यह लजा गया निज नव यौवन पर, पीले फूल लदी डालों को सकुचा सकुचा समेटता सा, जितना जितना हुआ संकुचित लज्जानत, वह उतना उतना उभर उभर पड़ता यौवन रस। कांप रही है पत्ती पत्ती, एक अकुल कंप में डूबी शाखाएं, सपने में हंसती पुलक पुलक उठते हैं पीले फूलों के दल, रस की एक भंवर में घिरकर आत्म विसर्जन आकुल प्रतिपल। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा विरचित बबूल शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। आओ व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वसंत ऋतु के आगमन पर बबूल की कटीली डालियों पर उगने वाली पत्तियों आदि का सुंदर और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। अब हम इसका तीसरा सोपान व्याख्या का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि बसंत ऋतु के आने पर अचानक ही बबूल वृक्ष पर उसका प्रभाव छाने लगा और अब उसके रक्तहीन नाखूनों के समान सूखे हुए कांटों पर नए रुधिर रूपी सरसता का संचार होने लगा। उन कांटों या कटीली डालियों पर बसंत ऋतु के कारण नवीनता का संचार होने से कुछ कोमलता आ गई और उन पर छोटी छोटी पत्तियां भी निकल आई। इस तरह बबूल की सूखी काली डालें, जो कि सदा धूल से भरी रहती हैं और जिसके तने काले और खुरदरे रहते हैं, वे भी बसंत ऋतु के कारण हरी भरी हो गई। इस तरह स्वयं के शरीर में आए इस परिवर्तन को देखकर बबूल का वृक्ष मानो लज्जित होने लगा।
जैसे कोई व्यक्ति अपने हृदय की रहस्यमयी भावनाओं से सदा अवनत रहता है, उसी प्रकार बबूल का वृक्ष नए छोटे छोटे पत्तों से लदकर मानो नव यौवन से कुछ अवनत हो गया। उस समय उसकी डालों पर छोटे छोटे पीले फूल खिलने लगे। वसंत काल के कारण यौवन का रस पीले फूलों के रूप में बार बार उभरने लगा। तब हवा के झोंके से उसकी पत्तियां हिलने लगी। उसकी शाखाएं मानो पीले फूलों से रोमांचित होने से सपने में हंसने लगी। उस पर रोमांच स्पष्ट प्रतीत होने लगा तथा उसकी शाखाओं पर सौरभ का मनोरम संचार होने लगा। उस रसमय रूप में वह अपने पीले फूलों का विसर्जन करने के लिए मानो प्रतिक्षण व्याकुल सा रहने लगा। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान, इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बबूल वृक्ष पर वसंत ऋतु के प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है और प्रस्तुत पद्यांश में उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।